नमस्कार। सर्वप्रथम आप सभी लोगों को आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ, जिसे हम प्लेटिनम जुबली के रूप में मना रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस साल को आज़ादी के अमृत महोत्सव के रूप में मनाने का अवसर हम लोगों को प्राप्त किया, जिसका शुभारंभ उन्होंने 12 मार्च सन 2021 को आज़ादी के अमृत महोत्सव का आरंभ किया गया था। इस डेट को की सिग्निफिकेंस ये थी कि इस डेट को आज से 92 साल पहले महात्मा गांधी जी ने इसी डेट को दांडी मार्च स्टार्ट किया था 12 मार्च सन 1930 को। उसी तारीख की सिग्निफिकेंस के रूप में उसकी वर्षगांठ मनाने के लिए इस तारीख को आज़ादी का अमृत महोत्सव के शुभारंभ के डेट के रूप में रखा गया था। आज महात्मा गांधी जी ने 1930 में दांडी मार्च नमक एकाधिकार कानून, जो अंग्रेजों ने अपने स्वामित्व में रखा था, उसको तोड़ने के लिए स्टार्ट किया था। 12 मार्च से 2021 से स्टार्ट होकर आज़ादी का अमृत महोत्सव अगले साल सन 2023 में 15 अगस्त तक तो उसका समापन होना है। इसके बाद हम बात करें अगर कि हमारा देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है भारत, उसमें जो मतलब 15 अगस्त है, उसी दिन भारत की आज़ाद क्यों हुआ था, इसकी अगर हम सिग्निफिकेंस की बात करें, इसका रीजन का बात करें तो इसका रीजन था जो भारत के अंतिम वायसराय थे, जो 1945 में जापान की फोर्सेस को 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध के समय जापान की फोर्सेस को आत्मसमर्पण के लिए जिन्होंने मजबूर किया था, वो उस ब्रिटेन की एलीट आर्मी के उस वक्त हेड थे। 15 अगस्त 1945 को ही जापान ने आत्मसमर्पण किया था, इसलिए 15 अगस्त के दिन को बहुत शुभ समझते थे, अपने लिए शुभ समझते थे। इसलिए पहले तो मतलब ये निर्धारित हुआ था कि आज़ादी भारत को जून 1948 में दी जाएगी, लेकिन जो मुस्लिम लीग के हेड थे जिन्ना जी, उन्होंने हिंदुस्तान में इतनी सांप्रदायिक हिंसा, दो देश को बंटवारे के लिए उन्होंने इतना हिंसा भड़का दिया हिंदुस्तान में कि उसके वजह से अगर आज़ादी को ज़्यादा पीछे किया जाता, 1948 तक के लिए वेट किया तो कोई भी शक्ति अंग्रेजों को भारत को देने के लिए बचती ही नहीं। इसलिए आज़ादी को स्थानांतरित कर लिया गया 48 से 47 की तरफ, और वो 15 अगस्त की तारीख को लॉर्ड माउंटबेटन शुभ मानते थे, इसलिए उन्होंने कहा कि 15 अगस्त को हम सत्ता स्थानांतरित कर देंगे भारत को। लेकिन भारतीय जो ज्योतिषविद थे, उन्होंने इस दिन को अशुभ माना। उन्होंने कहा कि यह दिन, भारत अगर इस दिन आज़ादी मिलती है तो ये अमंगलकारी हो सकता है, इसलिए अमंगलकारी ना हो, इसलिए बीच का कोई रास्ता निकाला। उन्होंने पहले तो लॉर्ड माउंटबेटन से कहा कि डेट को चेंज कर लेते हैं, लेकिन उन्होंने उसकी वर्षगांठ मनाने के लिए डेट चेंज करना उचित नहीं समझा, इसलिए बीच का रास्ता निकाला गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू से कहा गया कि वो आप 11:51 से अब भाषण स्टार्ट करके 12:39 तक अब भाषण देंगे, जो 12 बजे आप 11:51 से स्टार्ट करके 12 बजे आप भाषण दोगे, उस वक्त शंखनाद होगा, जो एक स्वतंत्र भारत, एक आत्मनिर्भर भारत का अभियोजन करेगा। इसके बाद में भारत के बारे में वो लोगों के दिमाग में बहुत प्रकार की भ्रांतियाँ विद्यमान हैं। हम बहुत निरक्षर हैं, हम असभ्य हैं, हम संस्कृति में बहुत पीछे हैं, हम प्राचीन काल में बहुत पीछे रह गए थे, बाकी देशों ने बहुत कुछ प्रगति कर ली, हम अंधविश्वासों में जीते हैं। ऐसी बहुत प्रकार की विभिन्न भ्रांतियाँ विद्यमान हैं। हम मान सकते हैं कि हमारे नल से पानी थोड़ा कम आए, लेकिन चांद तो सबसे पहले पानी की खोज हमें ने की है। दुनिया का सबसे बड़ा हमारा लोकतंत्र है, दुनिया में तीसरी सबसे बड़ी सेना हमारे पास है, दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्मी। उसके बाद बात करें तो दुनिया का जो 5वां सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था 2.46 ट्रिलियन की है, और वो भी विथ हाईएस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ रेट 2021-22 में भारत की 8.7, जो कि फॉलोड बाई चाइना जीडीपी 4.9% एंड अमेरिकन जीडीपी 5.7% ग्रोथ रेट के साथ है, जो कि भारत की उनसे भी अब तक की सबसे ज़्यादा है। इसके बाद बात करें तो भाषा के क्षेत्र में बात करें तो हमारे में 22 संवैधानिक भाषाओं के साथ 1600 भाषाएं बोली जाती हैं, जो अब तक की सबसे ज़्यादा है। दुनिया की एलीट वर्ग की भाषा इंग्लिश अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा भारत में ही घिसी जाती है। धर्म की बात करें तो हमने कभी भी किसी धर्म का हड़प या पतन नहीं किया। मुस्लिम धर्म मुस्लिमों धर्म की 3 लाख से ज़्यादा मस्जिदें भारत में हैं, जो अब तक की सबसे ज़्यादा किसी देश इंडिविजुअल देश में सबसे ज़्यादा मस्जिदें हैं। उसके बाद अगर हम शिक्षा के क्षेत्र में बात करें तो दुनिया का सबसे ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी तक्षशिला यूनिवर्सिटी हमारे पास है। दुनिया का सबसे ओल्डेस्ट बुक ऋग्वेदा हमारी है, जिसमें वर्ण के बारे में, वर्ण व्यवस्था के बारे में बात की गई है। उसके 10वें मंडल में ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य
हमारे धर्म ग्रंथ ने हमें कभी जात नहीं बांटा, उस तो हमें जातियों में तो अंग्रेज़ों ने बांट दिया। जब वो अंग्रेज 1700 में, मतलब 1764 में उन्होंने मतलब दीवानी लिया, तो उन्होंने धीरे धीरे जो जिस कर्म में था उस कर्म के हिसाब से उन्हें जातियों में डिवाइड कर दिया, ताकि हम वो फूट पैदा कर सके, हमें आपस में और राज कर सके, जो उनकी मुख्य नीति थी। उससे पहले आप देखेंगे कि 18वीं सेंचुरी से पहले आप कहीं धर्म जाति का नाम नहीं सुनेंगे। हाँ, ये था कि वर्गों में विभाजित था, कि जैसे पंडित का लड़का अगर युद्ध में चला गया तो वो क्षत्रिय में परिवर्तित हो जाता था। ये नहीं होता था कि पंडित का लड़का पंडित ही बनेगा या सूद का लड़का सूद ही बनेगा। ये अंग्रेजों की नीति थी कि फूट डालो राज करो। उसका हमें दुष्परिणाम के रूप में ये हमें प्राप्त हुआ। बहुत कुछ अच्छा भी प्राप्त होता, बहुत कुछ अंग्रेज में बहुत बुरा भी देकर गए हैं, जिसके दुष्परिणाम हम आज भी इस वक्त इस आधुनिक युग में 21वीं सदी में भी भोग रहे हैं। उसके बाद अगर हम बॉलीवुड की बात करें तो हमारी बॉलीवुड दुनिया की सबसे ज़्यादा मूवी देती है। दुनिया के सबसे अमीर एक्टर, सेकंड सबसे अमीर एक्टर या सबसे अमीर एक्टर शाहरुख खान हमारे ही देश के हैं। उसके बाद इतना सब आविष्कार में बात करें तो पाई, आचार्य बोधायन ने पाई 6th सेंचुरी में सबसे राइट मान उन्होंने दिया था। उसके बाद बात करें पृथ्वी अपने धुरी पर घूमती है, इस नियम को भी हमारे ही खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने दिया था। पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है। प्राचीन काल में जब कोई भी सिद्धांत कुछ नहीं था, उन्होंने अपने बेसिस आकलन पर, इंडिविजुअल आकलन पर इतनी अच्छा सिद्धांत दे दिया था, जिसका आगे चलकर पश्चिमी देशों ने नए प्रकार से आविष्कार किया और स्वयं को महानता बना लिया कि यह सब कुछ हमने किया। लेकिन हमारी सभ्यता इतनी पुरानी थी, हमारी नगरीय सभ्यता आज से 2500 साल पहले इतनी विकसित थी, सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु नदी तंत्र में, कि उतनी पुरानी सभ्यता शायद ही किसी एक दो सभ्यता की थी। अब इसके बाद बात करें तो दुनिया का सबसे बड़ा दूसरा रेल नेटवर्क हमारा है, और हमारा रेलवे नेटवर्क दुनिया की सबसे ज़्यादा जॉब 1.4 मिलियन जॉब प्रोवाइड कराता है। अब इसके बाद बात करें तो अब इसके बाद भी बहुत कुछ हमने आर्किटेक्चर दिया। अब ये बात करेंगे, इस वक्त योग का दुनिया में बहुत ज़्यादा महत्व है। योग हमारे महर्षि पतंजलि ने बहुत ही पुराने समय में योग की दीक्षा स्टार्ट कर दी थी, योग का आविष्कार कर दिया था। अभी आप देखेंगे शाओलिन टेम्पल, आज की दुनिया में मार्शल आर्ट का बहुत ज़्यादा महत्व है। बहुत कम ही भारतीयों को पता होगा कि मार्शल आर्ट जो शाओलिन टेम्पल चाइना में उसका केंद्र बिंदु है, उसकी स्थापना एक भारतीय आचार्य बौद्ध धर्मन द्वारा इंडिया से चाइना जाकर उन्होंने वहाँ से उस शाओलिन टेम्पल की स्थापना की थी। लेकिन ऐसे सिग्निफिकेंस बहुत कम ही लोगों भारतीयों को मालूम है आज। ऐसे ही बहुत सारे क्षेत्र में हमने आर्किटेक्चर में, हमने इंजीनियरिंग में, हमने बहुत सारी चीज़ों में बहुत कुछ योगदान दिया है। दुनिया के अधिकतर बड़ी बड़ी कंपनियों के CEO आज इंडियन हैं, लाइक एज गूगल CEO सुंदर पिचाई, सत्या नडेला माइक्रोसॉफ्ट के CEO, पेप्सिको का CEO इंडियन है आज, पराग अग्रवाल ट्विटर के CEO हैं। ऐसे बहुत सारे क्षेत्रों में बहुत सारे भारतीय विस्तृत हैं। आज हमने दुनिया के अप्रतिम योगदान दिया है, और स्वर्णिम विकास के लिए हम आज देश में कार्य कर रहे हैं। इसके बाद भी आज भी बहुत सारी भ्रांतियां हमें विद्यमान है, बहुत सारे क्षेत्रों में अब भी हम पीछे हैं। वैश्विक भुखमरी सूचकांक में 116 देशों की लिस्ट में हमारा 101 नंबर है। अगर हम इसी प्रकार पर्यावरण की बात करें तो 180 देशों की लिस्ट में 180वां पोजीशन हमारा है 2022 की पर्यावरण सूचकांक के अनुसार, मतलब जो कि सबसे बदतर स्थिति में है। उसके बाद दुनिया का तीसरा सबसे ज़्यादा कार्बन उत्सर्जन चाइना अमेरिका के बाद भारत में ही होता है। सबसे ज़्यादा प्लास्टिक पर्यावरण प्रदूषण वाले देशों में हम हैं। इसके बाद अगर हम गरीबी पे बात करें तो सबसे बड़ी चीज़ देखें कि हमारी 51% संपत्ति भारत के केवल 1% लोगों के पास है। 39% लोगों के पास 43% संपत्ति है, और बाकी बची 60% लोगों के पास केवल 4.7% संपत्ति है। इतनी हमारे यहाँ आर्थिक विषमता है। आप कभी नहीं देखेंगे कि टॉप जो बिजनेस, मतलब टॉप अमीर लोग हैं, उसमें हमेशा भारतीयों का नाम रहता है। कभी आप चाइना वालों का बहुत कम ही नाम देखेंगे, क्योंकि भारत में आर्थिक विषमता है। जो जितना अमीर हो अमीर बनता ही जा रहा है, जो गरीब हो गरीब होता ही जा रहा है। हमारे गरीबी और अमीरी के बीच में विषमता बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, जिससे बहुत प्रकार के क्राइम, बहुत प्रकार के दुर्व्यवहार और कुरीतियाँ फैल जाती हैं। ऐसे अगर हम बात करें महिला सुरक्षा के मामले में तो थॉमस राइटर्स, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा न्यूज़ नेटवर्क है, उसने सर्वे किया था 2011 में, तो हमारा 4th वर्स्ट पोजीशन था इंडिया का वुमेन सेफ्टी के मामले में। 2018 में जब उसने सर्वे किया तो हम पहले नंबर पर आ गए।
और 2013 में हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री उन्होंने 2011 के सर्वे के अनुसार ट्वीट किया था कि इंडिया इज द 4th मोस्ट वुमेन सेफ्टी कंट्री, इट्स अ शेमफुल फॉर अस। बट 2018 में जब फर्स्ट पोजीशन आई तो उन्होंने एक वर्ड नहीं बोला, उन्होंने इसे एक पॉलिटिकल इशू बनाकर छोड़ दिया और कुछ नहीं। स्मृति ईरानी जो हमारी वर्तमान में अल्पसंख्यक मंत्री हैं, वह अपने आप को महिला आयोग का अपने आप को हेड समझती हैं, बहुत अच्छा समझती हैं। 2013 में और 12 में उन्होंने भी ट्वीट किया था, लेकिन जब उनसे कन्नौज और उन्नाव में रेप केस हुआ और उनसे पूछा गया उसके बारे में तो उन्होंने जवाब देने से ही मना कर दिया मीडिया को। ऐसे ही बहुत सारे जो जब सत्ता ऐसे ही बहुत सारे नेता जब सत्ता में नहीं थे तो उन्होंने बहुत कुछ बोला, लेकिन जब सत्ता में आ जाते हैं, शक्ति में आ जाते हैं तो अपने कार्यों को भूल जाते हैं, देश के प्रति अपने योगदान को भूल जाते हैं, जिससे देश में विकास की गति कम हो जाती है। ऐसे उस बात करें, गरीबी में बात करें अगर, तो गरीबी में हमारा वो मतलब गरीबी में बात करें तो गरीबी में वैश्विक भुखमरी सूचकांक में 116 में 101 नंबर पर हम हैं। हमारी 22 मिलियन आबादी मतलब 32 रुपये पर डे, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट है, 32 पर डे से भी नीचे के रेट पर सर्वाइव कर रहे हैं। 32 रुपये में आज के युग में क्या होता है, एक टाइम भोजन नहीं मिल पाता है। ऐसी स्थिति है हमारी, इतनी सारी अव्यवस्थाएं और अव्यवहार होते हुए भी हमारा देश आज मतलब विभिन्न देशों की भांति विकास की राह पर अग्रसर है। बहुत सारे क्षेत्रों में हमने बहुत ज़्यादा विकास कर लिया, बहुत सारे क्षेत्रों में पिछड़ गए। कोई भी आज की दुनिया में परफेक्ट नहीं होता है, सभी देशों में कुछ कमियां हैं, कुछ कुरीतियाँ रह गई हैं। सभी लोग कार्य कर रहे हैं, जैसे हमारी अनेकता में एकता है। जैसा भारत का लोकतंत्र है, 75 सालों से आज लोकतंत्र चलता आ रहा है, जिसमें कभी भी कोई एक इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगा, उसको छोड़कर आज तक कभी कोई भी दिक्कत नहीं आई है। कभी भी सैन्य विद्रोह नहीं हुआ, किसी भी राजनीति में किसी भी सत्ता ने आज तक विद्रोह नहीं किया। इतना अच्छा लोकतंत्र है। भले ही हमारे थाली में भोजन ना आए, लेकिन हमारे संस्कारों में कभी कमी नहीं हो सकती है। चांद पर सबसे पहले पानी की खोज हमने की थी। 104 सैटेलाइट वन प्लेन में 2014 में सबसे ज़्यादा लॉन्च हमने किया था। उसके बाद स्पेसएक्स ने 143 सैटेलाइट एक टाइम में लॉन्च करके उससे आगे का रिकॉर्ड बना लिया, लेकिन फिर भी हम दूसरे पोजीशन पर हैं। भारत का 1963 में रॉकेट पहली बार साइकिल पर लेकर जाया गया था। इतनी बदतर स्थिति थी, एक बॉलीवुड फिल्म से कम बजट में हम मंगलयान सफल कर देते हैं। फर्स्ट 2008 में भारत का प्रथम मंगलयान प्रथम बार में मंगल के ऑर्बिट में स्थिर हुआ था, जो कि किसी भी देश द्वारा अब तक नहीं कर कोई भी देश आज तक नहीं कर पाया है। इतना सब कुछ हमारे पास होते हुए भी हम आज बहुत सारी कुरीतियों से दबे हुए हैं, बहुत सारे अंधविश्वासों से दबे हुए हैं, जिनसे हमें निकल कर देश को विकास के राह पर अग्रसर करने की ज़रूरत है। अगर हम देश के प्रति जिम्मेदारी नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा। हर व्यक्ति को, हर देश के नागरिक को देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। जिम्मेदारी समझने पर ही देश का समृद्ध विकास हो सकता है, आर्थिक वृद्धि हो सकती है, देश की पर कैपिटा इनकम में वृद्धि हो सकती है, जीडीपी में वृद्धि हो सकती है। आज जीडीपी ग्रोथ है हमारी सबसे ज़्यादा है, तो उसका रीज़न है हमारे देश की जनता का उसमें योगदान। हमने कंजम्पशन ज़्यादा किया उसका, इसकी वजह से हमारी जीडीपी आज हाईएस्ट पोजीशन पर है। इसी के साथ ही मैं अपने शब्दों को विराम देना चाहूँगा कि हमारे अनेकता में एकता की वजह से ही आज हमारे देश का ऐसा इतना अच्छा पोजीशन, इतना अच्छा स्थिति में आज भारत विश्व गुरु बनने की तरफ अग्रसर हो रहा है। दुनिया को योग का पाठ दे रहा है, दुनिया को अच्छे ज्ञान, अच्छी चीज़ें भारत सिखा रहा है। हमारे लोग भारत में दुनिया में अच्छे हमारे देश के लोग दुनिया में विभिन्न क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं और भारत का नाम कर रहे हैं। इन्हीं के साथ मैं इन्हीं के साथ शब्दों को विराम देना चाहूँगा और कुछ 1-2 लाइन बोलना चाहूँगा भारत के लिए कि थोड़े से कम से थोड़ा ज़्यादा और ज़्यादा से कुछ कम, जो लाखों में एक होते हैं वो भारतीय हैं हम। जय हिंद।